बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी LMS, हेड ऑफिस जौहर टाउन। लास्ट टाइम हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए पहुंच गए थे क्वांटम नंबर्स पर, और क्वांटम नंबर्स में हमने दो क्वांटम नंबर्स को देखा, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि L से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे आप थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो निकालते हैं, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आज हमने इसी पर बात करनी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कल कुछ अच्छे सवालात भी स्टूडेंट्स ने पूछे और उनको हमने एड्रेस करने की भी कोशिश की। तो जनाब, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे m से ज़ाहिर किया जाता है, m की वैल्यू अगर देखी जाए तो m जो है वो 0 और प्लस माइनस l के दरमियान में फॉल करता है। यानी कि अगर हमें L की वैल्यू पता होगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होगी, तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी पता लग जाएगी। क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की? L की वैल्यू 0 हो सकती है, अगर ऐसा होगा तो M की वैल्यू भी 0 होगी, और ये शो करेगा कि आपको S ऑर्बिटल की बात की जा रही है। बेसिकली L की वैल्यू 0 हो तो फिर सबशेल होता है S, और S सबशेल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही, एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, और उसका नाम भी S होता है। अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तो M हो सकता है 0 एंड इट लाइज बिटवीन 0 एंड प्लस माइनस 1। तो ये हो सकता है Px, Py, Pz। आपने देखा कि ऑर्बिटल्स के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। मैंने कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर है, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये ऑर्बिटल की स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, इसी वजह से इसे ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहते हैं। और पर्टिकुलरली ये ऑर्बिटल को ही डील करता है, ये सब शेल को डील नहीं करता। सब शेल को डील करता है हमारा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को डील करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ एक एक करके अलग से नहीं पूछी जाती। आमतौर पर कुछ जगहों पर कुछ असातिज़ा ने ऐसे सवाल बनाए, नज़रों से गुजरे मेरी, जिसमें उन्होंने कहा जी +1 वैल्यू कौन से P के दी है, लेकिन ऐसे सवाल आमतौर पर पेपर में नहीं नज़र आते। हमें ये तो पता होना चाहिए कि L की वैल्यू 1 हो तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर L की वैल्यू 2 हो तो M की वैल्यू पॉसिबली हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, या ऐसे भी हो सकता है इफ़ द वैल्यू ऑफ L इज़ 2 द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर, तो आप कह सकते हैं कि 5 हो जाएंगी। वो हमने लास्ट टाइम एक फार्मूला पढ़ा था, क्या था, 2 × 2L + 1। ठीक है जी, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल निकालने के लिए, और एक और था 2L + 1, ये किसके लिए था, और ऑर्बिटल्स निकालने के लिए कि सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। अब ये 5 वैल्यूज़ किसे शो करती हैं? ये 5 वैल्यूज़ शो करती हैं dxy को, dyz को, dzx को, dx² - y² को, dz² को। अब ये तीनों जो पहले 3 हैं, इनकी बात अगर हम करें ये तीनों की, तो दे लाई बिटवीन एक्सिस, और जिनके साथ स्क्वायर लगा हुआ है दे लाई ऑन एक्सिस। ये एक एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है, एक जी एक्सिस के ऊपर है। इनमें से 4 के बारे में हमने पढ़ा था कि दे आर टेट्रालोब्ड, और dz² के बारे में हमने पढ़ा कि वो है बाइलोब्ड विद कॉलर। ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हैं, ये हमें पेपर में पूछी जा सकती हैं। L की वैल्यू 2, M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? L की वैल्यू 2 है, M की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? तो याद रख लीजिए कि रूल ये कहता है कि L के बराबर M हो सकता है
एल एम से बड़ा हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस तरह सवाल हो सकता है कि वैल्यू ऑफ एल इज़ इक्वल टू 3, तो एम की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है? 0 जी पॉसिबल है, -3 पॉसिबल है, +3 पॉसिबल है, -4 या +4 नहीं जी, +4 पॉसिबल नहीं है, +4 पॉसिबल नहीं है। एल की वैल्यू अगर 3 है तो एम मैक्सिमम 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक और बात जो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगती है, इट इज़ दी डीजेनेरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। इट इज़ दी डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा याद रखिएगा कि डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट एक ही यूनिट के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, यानी कि एक आपके पास कार्बन का एटम है तो उसके जो 2px 2py होंगे वो आपस में डीजेनरेट होंगे। ठीक है जनाब, अब ये बात हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। स्पिन के बारे में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिन या तो +½ होती है या -½ होती है। यूजुअली पंजाब टेक्स्ट बुक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह +½ क्लॉकवाइज़ के लिए और -½ एंटी क्लॉकवाइज़ के लिए लिखा होता है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है, लेकिन उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि जो तरीका है वो ये है कि जो ऑथेंटिक बात होगी, जो सही बात होगी, उसे माना जाएगा। प्रिंटिंग एरर की वजह से या किसी राइटर के एरर की वजह से टेक्स्ट बुक के अंदर अगर कोई बात गलत लिखी है तो फिर आप उसे जो है ना अहमियत नहीं देंगे। तो +½ क्लॉकवाइज होता है जी, -½ एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये याद रखिएगा। फ़िलहाल हम चल रहे हैं रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट से मेरी क्या मुराद है? वो हैं रूल्स फॉर असाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो परेशान हुए बगैर आप ऐसे टिक कर देंगे उस ऑप्शन को जिसमें लिखा होगा ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के 4 रूल्स हैं। 2 रूल्स सबशेल तक इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट पर काम करते हैं और 2 जो हैं वो आगे उससे नीचे स्पिन वगैरह पर बात करते हैं। तो पहले रूल का नाम है N+L रूल। डेफिनेशन हमें हर एक की, स्टेटमेंट हमें हर एक की आनी चाहिए। N+L रूल ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट इन सबशेल्स follows increasing N+L value, और for same N+L value it follows इंक्रीजिंग हायर एन वैल्यू। अच्छा ये देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लेंथी ये बात लिखने का मकसद ये, इसका आंसर तो पहले ही आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उसे थोड़ा सा पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनके लिए आपको बता दिया। N+L रूल ये कह रहा है कि सब शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन को रखना है तो N+L वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखना है। जिसकी N+L वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे, जिसकी ज़्यादा है उसमें बाद में रखेंगे। और अगर N+L वैल्यू सेम आ गई तो फिर जिसकी N वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखा जाएगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट का ये तरीका आपने पढ़ा है। मैं लिख लेता हूँ जी स्कूल, ये देखिए लिख रहा हूँ, बात समझ आ जाएगी। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर मैं इन सब के साथ, आप जानते हैं कि S फर्स्ट सेल से स्टार्ट होता है, तो मैंने S स्टार्ट किया 1 से, 2 से, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। P सेकंड शेल में आता है, देख सकते हैं आप, P सेकंड शेल में आता है तो 2P हो गया, 3P हो गया, 4P हो गया, 5P हो गया, 6P हो गया।
डी थर्ड शेल से आता है तो ये 3d हो गया, 4d हो गया, 5d हो गया और ये 4f हो गया। अब आपने कहा कि ये मसला ये समझ नहीं आया, ये बात क्या हुई है, तो इसकी तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि ये जो पहले नंबर लिखा होता है ये n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और हर सब शेल के लिए हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है। अगर आपको भूल गई हो तो मैं याद करवा दूं, ये हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़। 1s के लिए n की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 0। यहाँ पर आंसर आ गया 1, यहाँ पर आंसर आ गया 2 + 0 2, यहाँ पर आंसर आ गया 2 + 1 3, यहाँ पर आंसर आ गया 3 + 0 3। ठीक है जनाब, यहाँ तक की बात सही है, कोई मसला तो नहीं किसी किस्म का, कोई डाउट है यहाँ पर? अब ज़रा देखिए, रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है सब शेल में ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग n+l वैल्यू। सबसे कम n+l वैल्यू है 1s की, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, उसके बाद इससे आगे वाले 2s में जाएगा। उसके बाद दो चीज़ों में कंपैरिजन आ गया कि यहाँ पर भी सेम n+l वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पर भी सेम n+l वैल्यू 3 आ रही है, तो इट फॉलोज़ हायर, ये वर्ड जो है चेंज करें, लोअर n वैल्यू फॉलो करेगा। जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ रखना पड़ेगा। तो 2 + 1 में आंसर आल दो 3 आ रहा है और 3 + 0 में भी आंसर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ n वैल्यू स्मॉलर है, जहाँ पर n वैल्यू स्मॉलर है वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट क्या हुई? 1s 2s 2p 3s। यहां तक बात सही है, तो आगे चलें जनाब। 3p का क्या आंसर आ रहा है? 4। 4s का आंसर क्या आ रहा है? 4। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 3p में, बिकॉज लोअर n वैल्यू है। इधर आंसर आ गया 3 + 2 5, इधर 4 + 1 5। अब 3d और 4p में से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 3d में, बिकॉज n वैल्यू इज़ स्मॉलर। और 5s में भी 5 आंसर है। अब ये देखिए 3d 4p 5s तीनों में 5 वैल्यू आ रही है। पास पेपर में ये सवाल आ चुका है कि 3d 4p और 5s में इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट कैसे होगी। तो हम कहते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा, फिर 4p में आएगा, फिर 5s में आएगा। आल दो इन सब के लिए n+l वैल्यू सेम है। अगर n+l वैल्यू सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉन 3d में पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि n की वैल्यू स्मॉलर है। अल्टरनेटली अगर आप n+l रूल ना पढ़ रहे होते बल्कि आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ रहे होते और फिर से यही सवाल आ जाता कि n3d 4p 5s में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों आ रहा है, तो फिर आप कहते कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्लेस्ड इन एनर्जी लेवल्स या इन सब शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अबव प्रिंसिपल इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट करता है। जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। और यहाँ पर जो रूल बनता है वो बिल्कुल यही बनता है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, और उसके बाद फिर से फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल बनेगा। यानी कि 5F 6D 5F है, 6D है और 7P है। ठीक है जनाब, ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक और तरह के सवाल हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं पेपर में, और वो सवाल क्या होते हैं कि 5P के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है, इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? तो 6S में रखेंगे। 7S के बाद कहाँ रखेंगे? 6P के बाद कहाँ रखेंगे? 6D के बाद कहाँ रखेंगे? तो कोई भी ऑर्बिटल इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ रखना है। तो 4D के बाद कहाँ रखना है? 5P में। 3D के बाद कहाँ रखना है? 4P में। और अगर ऐसे पूछ ले कि आपके पास 4S है, गौर करिए 4S है और 6S है और 4F है और 5F है, इनमें सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किस में रखेंगे? सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन किस में रखेंगे? तो बहुत आसान, जिसकी n+l वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, उसकी एनर्जी भी कम होगी, फिर 6p, फिर 4F, फिर 5F। इस तरह आपको जो तरतीब मैंने बताई है, आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से बना सकते हैं। क्या ख्याल है जी, बात क्लियर होती है ये?
अगर क्लियर हो जाती है तो बताइए कि ब्रोमीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आएगा। ऑप्शन दे दिए 4s 3d 4p 5s, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। ब्रोमीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? पी में। कौन से पी में? 4p में। 4p जी, 4p। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4p में? 3 4 5 6। 4p होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे 5। अब बताइए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सोच कर बताइए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आपको किसने बता दिया? वो आपको बताया पॉलीज एक्सक्लूड, नहीं पॉलीज ने तो नहीं बताया, हुंड्स रूल ने बताया। हुंड्स रूल नहीं बताया जी। हुंड्स रूल क्या कहता है? हुंड्स रूल कहता है कि 4p हैं 3 टाइप के, 4px 4py 4pz, और these 3 आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब हम पहले सीख आए हैं कि जिनकी एनर्जी बराबर होती है। इफ मोर देन 1 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल and more than 1 electrons are to be placed in them, they should be placed in separate orbitals with the same spin before pairing starts। तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाद में पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने के बाद अब ये आपने आंसर लगाया कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि हुंड्स रूल ने हमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, और उसने कहा एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल हमने भी पूछा और लोगों ने भी किसी और सेंस में कभी पूछा था, और वो ये था कि कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी जो है वो किस रूल से आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। तो याद रख लीजिए कि हुंड्स रूल से कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी आता है। क्यों? इसलिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर बेस करती है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो फिर क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बताता है हुंड्स रूल, तो फिर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल सकता है। यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई जनाब। अब जब आपको कॉन्फ़िगरेशन का सारा तरीक़ाकार पता लग गया है तो आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। लाइक मैं निकाल रहा हूँ ऑल इम्पॉर्टेंट क्रोमियम 24, जो बहुत ही बारी पेपर में आ चुका है। क्रोमियम के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। 18 इलेक्ट्रॉन हैं। 3p6 के बाद हो जाएगा 4s1 और 3d5। ये है क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन। होनी क्या चाहिए थी ये भी बात कर लें। होनी चाहिए थी 4s2 3d4, है नहीं, है 4s1 3d5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास? फोर एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड है। डी हैं 5 तरह के और पांचों आपस में डी जनरेट हैं, और डी जनरेट ऑर्बिटल्स में हुंड्स रूल अभी अभी आपने पढ़ा कि इफ मोर देन 1 डी जनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। ये हुंड्स रूल है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए जी? 6। डी में कितने हुए? और एस में 1। टोटल हो गए 6। कम से कम 3 बारी तो मुझे पक्का यकीन है कि पास पेपर में आ चुका है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 बारी तो कंफर्म आया हुआ है। क्रोमियम के बाद दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत पेपर में आई है वो है कॉपर 29, और वो भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अच्छा, यहाँ पे d5 जो है ना ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, याद रख लीजिए। ये स्टेबल होता है और इसी तरीके से d10 भी स्टेबल होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में जा रहा है। अब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉपर के पास?
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्रोमियम और कॉपर को देखने के बाद हम जा रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो अच्छा ऑप्शन नहीं है, हम चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2 होंगे, 1 होगा, 4s1 जी, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 8, 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 5, 6, 7, सही हो गई जी बात। ये कौन सा रूल फॉलो हुआ है? हॉर्न्स रूल। ये 8th इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कौन सा रूल फॉलो हुआ है? सेम स्पिन लगा दी है, सही कह दिया आपने, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल for 2 electrons in the same orbital. This is the same orbital. It is impossible for 2 electrons in the same orbital to have the same value of 4 quantum numbers. अगर ऑक्सीजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और सब के सब 2px में पड़े हुए हैं, तो शेल का नंबर हो गया 2, n की वैल्यू हो गई 2, P के लिए L की वैल्यू हो गई 1 और L की वैल्यू 1 है और M की वैल्यू भी फॉर एग्जांपल 1 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है। तो फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो फिर उन्हें ऑपोजिट स्पिन रखनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ एन एटम शुड हैव ऑपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। एक मिसाल देखिए, ये पहले तो ये बताइए, ये बात क्लियर है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होगी? एक पास पेपर में हमने सवाल पूछा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, शायद आपको आ जाए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको इलेक्ट्रॉन 1 कह रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन 2 कह रहा हूँ, इन दोनों की स्पिन सेम होगी या ऑपोजिट होगी? सेम होगी। क्यों लगता है आपको? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी 1s का है, ये भी 1s जी, सेपरेट एटम है तो फिर सेम होना तो ज़रूरी ना वो आप कहें कि सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना जी बात है? नहीं क्यों जी? नहीं, ऐसे नहीं है, ये तो एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रहा है और रैंडम चांस हमेशा मौजूद है। इसीलिए तो सोडियम का डुप्लेट स्ट्रक्चर आता है। आप कहते हैं सोडियम का डुप्लेट स्ट्रक्चर आता है, क्यों जी? इसलिए आता है कि सोडियम दुनिया में कुछ ऐसे हैं जो जिनके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और कुछ ऐसे सोडियम हैं जिनके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो जब आप उनका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो डुप्लेट 2 लाइनें आएंगी, एक क्लॉकवाइज की, एक एंटी क्लॉकवाइज की। है तो एक ही सोडियम, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई कहीं पर। तो अगर एक ही ऑर्बिट में होंगे तो स्पिन ऑपोजिट होना शर्त है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, लेकिन अगर डिफरेंट एटम है तो फिर वो सेम भी घूम सकते हैं, ऑपोजिट भी घूम सकते हैं। समझ गए जी बात? मे बी सेम और डिफरेंट। अब यहाँ पर प्रैक्टिस बुक को देखिए, प्रेप बुक को देखिए और बहुत सारे सवाल हल करिए। ये जितना डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है इनफ है इस यूनिट के तमाम सवालों को हल करने के लिए। कोई भी मसला आपको नहीं आएगा। रिपीटेडली ये सवाल 2 साल से हमें आता जा रहा है कि आयरन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, ये सवाल आया हुआ जी, 1 से ज़्यादा बारी आया हुआ है। तो इसे देख लीजिए। आयरन आर्गॉन, आर्गॉन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद 4s2 3d6, बता दीजिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं आयरन के पास। बात ख़त्म होगी आज की। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने कहे, 4 हैं। अगर आयरन +2 हो फिर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4
आयरन +2 में भी 4 ही होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s में से पहले जाते हैं जनाब, 3d6 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करने हो ट्रांजिशन एलिमेंट से तो 4s से जाएंगे, ये याद रख लें, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। ट्रांजिशन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने हो तो पहले 4s से जाते हैं। समझ गए जी बात? ये देखिए ऐसे हालात हैं अनफिल्ड ऑर्बिटल्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं तो 4s जंप्स हेयर। 4s की एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। अगर अनफिल्ड हो तो 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, फिल होने के बाद इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो फॉलो तो आबो प्रिंसिपल ही हो रहा होता है, लेकिन मसला है 4s का, जिसकी एनर्जी डिपेंड करती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करनी हो तो 4s की एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो 4s की एनर्जी 3d से ज़्यादा होती है। ये मसला चल रहा है। सही है जी बात। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलेंगे गैसेस की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।